अध्याय 121 संसाधन प्रतिस्पर्धा। रूपेश आगे बढ़ा। वह अब भी सार्थक से नफरत करता था और यह नफरत कभी नहीं बदली थी। सार्थक को नीचा दिखाने का मौका होने पर भी उसे उसका साथ देना था। सभी ने भौहें चढ़ा ली और झाओ डाबाई ने ऊंची आवाज में कहा, वह लड़का, तुम कब से इस शहर में हो? तुम कितनी बार प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के मैदानों में गए हो? अगर तुम सार्थक को टीम का नेतृत्व नहीं करने दोगे तो क्या तुम खुद नेतृत्व करोगे? काफी युवक, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में जाकर वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकते हो। अगर तुमने वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया है तो बकवास मत करो। रूपेश एक पल के लिए अवाक रह गया, उसका चेहरा लाल हो गया। वह सार्थक का नाम तो ले सकता था लेकिन इन वरिष्ठों का नाम नहीं ले पा रहा था। शेया वुशुंग और वांग बयू काफी हैरान थे। उनकी बातों से पता चलता था कि सार्थक इन लोगों से अच्छी तरह परिचित था और उसने बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्रों में कई वास्तविक लड़ाइयां लड़ी थीं। सार्थक ने रूपेश की बात अनसुनी करते हुए उलझन में पूछा, एक टीम का नेतृत्व करना और वह भी जूनियर टीम का। क्या हमें किसी तरह की संसाधन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था? काफी तथाकथित संसाधन प्रतियोगिता वास्तव में प्रत्येक गांव की क्षमता और संसाधनों की प्रतियोगिता है। गांव जितना मजबूत होगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी और इसलिए वह उतना ही अधिक स्पिरिट अवेकनिंग लिक्विड प्राप्त कर सकता है। झांग पेंग। इसके अलावा संसाधनों के लिए होने वाली अधिकांश प्रतिस्पर्धा पानी के अंदर होती है, जो प्रत्येक गांव की ताकत को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है। पानी के अंदर, झांग पेंग ने गंभीरता से कहा, नहीं तो क्या आपको लगता है कि संसाधनों की होड़ का मतलब लड़ाई झगड़ा है? नहीं, हम मछुआरों का प्राथमिक कौशल क्या है? ये है मछली पकड़ना और समुद्र की खोज करना। लड़ाई झगड़ा तो बस मछली पकड़ने के क्षेत्रों में बेहतर ढंग से जीवित रहने में हमारी मदद करता है, जबकि मछली पकड़ना ही हमारा असली जुनून है। ग्राम प्रधान, ठीक है। युवा पीढ़ी ने इन चीजों का अनुभव नहीं किया है और वे इन्हें पूरी तरह से नहीं समझते, इसलिए मैं इसे सरल शब्दों में समझा देता हूं। तथाकथित संसाधन प्रतियोगिता में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला चरण है समुद्री मछली पकड़ना, जहां हर कोई अपने कौशल का उपयोग करके सबसे दुर्लभ आत्मा मछली पकड़ता है और वही गांव जीतता है। दूसरा चरण है जलप्रपात का अन्वेषण, जहां सबसे मूल्यवान वस्तुएं खोजने वाला गांव जीतता है। तीसरा चरण है युद्ध, लेकिन युद्ध स्वयं लक्ष्य नहीं है, इसका असली अर्थ युद्ध के माध्यम से स्वयं को निखारना है। वांग बयू, ग्राम प्रमुख, गांव को युवा समूहों में विभाजित करने का कारण गांव की वर्तमान शक्ति और भविष्य की क्षमता का आकलन करना है। ग्राम प्रधान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम तियानशुई गांव का भविष्य हो। जब तक तुम बिहाई कस्बे को नहीं छोड़ते, भविष्य में तुम अक्सर इस तरह की संसाधन प्रतियोगिताओं में भाग ले पाओगे। किशोरों का वह समूह तुरंत उत्साहित हो गया। ये पहली बार था जब वे गांव में किसी बड़े आयोजन, संसाधन प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और अब कोई भी उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता था। सार्थक को कोई परवाह नहीं थी, प्रतियोगिता तो होनी ही थी। दूसरे गांवों के तथाकथित प्रतिभाशाली बच्चों की तुलना करने का यह एक अच्छा अवसर था। दोपहर में सार्थक मछुआरों के एक बड़े समूह को अपने परिवार के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के लिए ले गया। अमृता खाने में इतनी मग्न थी कि वह बात करने पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसका मुंह खाने से चिकना हो गया था। बाकियों की तो बात ही छोड़िए। कम से कम अमृता तो अक्सर बारबेक्यू खाती है, लेकिन बाकी लोग पहले बारबेक्यू का खर्च भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे इसे बहुत कम खाते थे। शेया वुशुंग, सार्थक, तुम्हारी वर्तमान शक्ति क्या है? सार्थक की आंखें इधर उधर घूमने लगीं, मानो कह रहा हो, क्या मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि मैं अपने चरम पर पहुंच गया हूं? मध्यम स्तर का मछुआरा, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। फुफकार, अमृता, मैं तो मछली पकड़ने में बिल्कुल नौसिखिया हूं। वांग बयू, ऐसा लगता है कि भले ही भाई हान गांव में है, उनकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई है। सार्थक, ये ठीक ठाक है। शहर में आप लोग जितना मजा करते हैं उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। सार्थक ने कुछ विनम्र टिप्पणियां की, लेकिन उसने देखा कि बाकी लोग काफी गंभीर दिख रहे थे। जैसे ही वह पूछने ही वाला था कि ऐसा क्यों है, तभी उसने बगल की मेज से झाओ डाबाई को जोर से कहते सुना कि धान, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम शहर नहीं गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि शहर में कोई प्रतिभाशाली नहीं है? अगर वे पहली बार शहर पहुंचते ही बुरी तरह पिट नहीं गए तो वे खुद को भाग्यशाली समझते हैं। सार्थक ने असमंजस भरे भाव से सबकी ओर देखा।
अमृता, कुछ लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए हमें परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम गांव से हैं। शियांगनान, हम उनमें से अधिकतर कस्बे के स्थानीय बच्चे हैं और त्यानयू, त्यान्यांग और त्यानशिन गांवों के लोग भी हैं। वे बहुत घमंडी हैं और अक्सर लोगों को धमकाते हैं। सार्थक, तो तुम लोगों की हर समय पिटाई होती रहती है। अमृता ने दांत पीसते हुए कहा, मारपीट से तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई संघर्ष हो रहा है। सार्थक, तो तुम जीते या हारे? सब लोग। सार्थक तुरंत समझ गया, उस प्रतिक्रिया का मतलब हार था। उसने मेज पर मुक्का मारा और कहा, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अब तक चुप रहे रूपेश ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक औसत दर्जे के मछुआरे बनकर वहां जा सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि उनके सबसे होनहार छात्र पहले से ही उस्ताद मछुआरे हैं? शिया वुशुन, सचमुच ऐसा कहा जाता है कि शहर की 3 प्रमुख अकादमियों के शीर्ष 10 छात्र मूल रूप से उन्नत स्तर के या यहां तक कि शिखर स्तर के मछुआरे बन चुके हैं। उनकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। सार्थक की पलकें फड़क उठी, इतना अद्भुत। सार्थक ने गहरी सांस ली। अपने ही उम्र का एक शीर्ष स्तरीय मछली पकड़ने का उस्ताद, ये तो वाकई कमाल की बात है। वांग बययू ने माहौल को शांत करते हुए कहा, दरअसल ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन 8 गांवों के बारे में हमें जानकारी है, उनमें से कोई भी अभी तक महान मत्स्य पालन मास्टर स्तर तक नहीं पहुंचा है। ज्यादा से ज्यादा वे केवल आधे चरण के महान मत्स्य पालन मास्टर स्तर पर ही हैं। शिया वुशुन, नहीं, आपने किसी को नजरअंदाज कर दिया है। तियानिक्सिन गांव का वह लड़का जिसने कुछ दिन पहले महान मत्स्य पालन मास्टर का स्तर हासिल कर लिया। सभी लोग दंग रह गए, जबकि उनके बगल में झाओ डाबाई की मेज पर बैठे लोगों ने आह भरी। क्या आजकल के सभी युवा इतने ही शक्तिशाली होते हैं? वह तो अभी कुछ ही साल का है और पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। अनुभवी मछुआरे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वांग बययू, इस बार हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम सबको मिलकर यह सोचना चाहिए कि दुर्लभ आत्मा मछली को कैसे पकड़ा जाए। अमृता, विशेष चारा इस्तेमाल करो। मैंने सुना है कि कस्बे के स्थानीय लोग हरे रंग के आकर्षण पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शियांगनान, विशेष प्रकार के चारे अत्यंत दुर्लभ हैं। मार्चिंग वाटर लोकस्ट, श्रिम्प पर्ल और गोल्डन थ्रेडवर्म जैसे मछली पकड़ने के चारे मिलना मुश्किल है। शायद हम उच्च श्रेणी के मोती भी नहीं खरीद सकते। हम केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके ही मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। सार्थक ने कुछ बार पलकें झपकाईं। शहर में रहने वाले तुम लोगों ने स्पिरिट गैदरिंग मास्टर का पेशा नहीं सीखा। वांग बययू, मुझे याद है कि तुमने स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक भी हासिल की थी, है ना? वांग बययू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने आत्मा संग्रहण तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो क्या हुआ? मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। मैं सबको आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे प्रदान कर सकता हूँ? हा हा हा। तभी उसने बगल की मेज पर बैठे दर्जनों लोगों को जोर से हंसते सुना। वांग बययू ने गंभीर चेहरे से कहा, आत्मा संग्राहक और नियंत्रक 5 प्रमुख पेशों में से 2 सबसे कठिन पेशे हैं। इसमें हंसी की क्या बात है कि मैंने अभी तक इनमें महारत हासिल नहीं की है। तब चेन लिंग ने हंसते हुए कहा, तो फिर सार्थक से क्यों नहीं पूछते? वह तो पहले ही स्पिरिट गैदरर बन चुका है। क्या? सार्थक की मेज पर बैठे सभी लोग हैरान थे, यहां तक कि रूपेश की आंखें भी चौड़ी हो गईं। अमृता, क्या तुम आत्माओं को इकट्ठा करने वाले बन गए हो? सार्थक, उत्तेजित मत हो, अपना खाना खाओ। सब लोग। वांग बययू, सार्थक, तुमने स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक में इतनी जल्दी महारत हासिल कर ली। अमृता सोच में डूबी हुई अपनी आंखें झपकाईं। सार्थक तुरंत संतुष्टि से भर गया। हाँ हाँ, है ना कमाल? कमाल है ना? हैरान हो गए ना? मुझे आप सबको इतना भोला भाला देखकर बहुत अच्छा लगता है। शिया वुशुन की आंखें चमक उठी, तो फिर हमें चारा डालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम आध्यात्मिक ऊर्जा का चारा इस्तेमाल कर सकते हैं। शियांगनान, मुझे इस कप्तान से कोई आपत्ति नहीं है। रूपेश अवाक रह गया। क्या सच में? सार्थक ने आत्मा एकत्र करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी? क्या ये कोई मजाक था? इतने वर्षों बाद भी वह ये कैसे नहीं जान पाया कि सार्थक प्रतिभाशाली था या नहीं? सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी प्रदान करेंगे। भोजन के बाद अमृता और बाकी लोग शायद ही कभी वापस आते हैं और वे सभी अपने माता पिता से मिलने घर चले गए हैं।
हालांकि सार्थक के पास मिलने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वह फिश ड्रैगन गैंग के क्वार्टर में दुबक गया और ली गैंग, ली किंग और ली गान को ताश खेलने के लिए बुलाया। ली गान 3 के साथ 2। ली क्विंग, आप बड़े हैं। ली गैंग, बम। सार्थक ने अपने हाथ में रखे पत्तों को देखा और बेबसी से कहा, मैं इन्हें नहीं खेल सकता। कुछ चक्कर लगाने के बाद सार्थक ने ऊबते हुए पूछा, गांजी, तुम लोगों को ये कस्बा कैसा लगा? आज सार्थक थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने देखा कि सब लोग बदल गए थे। रूपेश, जो अब भी उससे दुश्मनी रखता था, उसका व्यवहार भी बदल गया था। अमृता वैसी ही थी, वह पहले भोली भाली लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज वह शरारती और चालाक बनकर लौटी थी। लगता है कि जब माहौल में जबरदस्त बदलाव आता है, तभी लोग तरह तरह के धूर्त विचार सोचने लगते हैं। ली गैंग, युवा मालिक, हम जैसे गंवार लोग पहले कभी शहर नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। नहीं तो हमारे गांव में कोई माहिर मछुआरा क्यों नहीं है? ली गान, मैं एक बार गया था और यह बहुत चौंकाने वाला था। सार्थक ली गान से पूछने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे लगा कि ली गान के बोलने के बाद शायद उसे नींद आ जाएगी। सार्थक ने अपने पत्ते फेंक दिए और बोला, हमारे पास एक खिलाड़ी कम है, तुम लोग अपने साथ खेलने के लिए किसी को ढूंढ लो, मैं जा रहा हूं। अमृता का घर। हे मिंटांग ने सार्थक की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, सार्थक, तुमने अभी तक वजन कम क्यों नहीं किया? सार्थक, हे मिंटांग, तुम्हें शियाओयू को सैर के लिए बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। सार्थक का चेहरा उतर आया। मेरे जैसा कहने का क्या मतलब है? मैंने क्या गलती की? अध्याय 122 कप्तान से मुलाकात। सार्थक, वहां सिर्फ सीढ़ियों से नीचे आते लोगों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी और अमृता खुशी खुशी नीचे दौड़ पड़ी। सार्थक, अमृता, मैं तुमसे शहर की स्थिति के बारे में पूछने आया हूं। अमृता, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम शहर नहीं जा रहे हो? सार्थक, मैं फिर भी जाऊंगा, शायद जल्द ही। तभी अमृता की मां बाहर आई और बोली, अरे सार्थक तो आ गया। बूढ़े हे, आप बच्चे को बाहर क्यों रखे हुए हैं? हे मिंटांग नाखुश दिख रही थी, मुझे डर है कि यह लड़का मेरी बेटी का अपहरण कर लेगा। अमृता शर्मा गई, पापा आप क्या कह रहे हैं? सार्थक, गुरुजी, मैं आपका अपहरण नहीं करूंगा, क्या मैं आपके घर पर रह सकता हूं? फक फक करना। अमृता सीढ़ियों पर खड़ी होकर चिल्लाई, आओ मेरे साथ मछली और ड्रैगन शतरंज खेलो। तुम्हें इतना मजेदार खेल बनाने का विचार कैसे आया? सार्थक, नहीं। अमृता, आओ खेलें। पापा, मम्मी, आओ ताश खेलें, हमारे पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि न तो हेमिंगटांग और न ही अमृता की मां ने आपत्ति जताई। बेटी के बुलाते ही वे दोनों महजोग की मेज पर चली गईं। सार्थक, तो महजोग खेलने के लिए आप लोगों को बस एक खिलाड़ी की कमी है। मां ने कहा, तो सार्थक, अब से तुम अक्सर खेलने आना। हम एक परिवार बन जाएंगे और हम साथ में ताश खेल सकेंगे। अमृता शर्मा गई, मां, अब आप क्या कह रही हैं? मां मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। ही मिंगतांग ने कहा, तुम अब शियाओयू से शहर के बारे में पूछ रही हो। क्या तुम शहर जाना चाहती हो? सार्थक, मैं निश्चित रूप से जा रहा हूं, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। हे मिंगतांग, D3, तब तुम वापस क्यों नहीं गए? सार्थक, हाँ, उस समय मेरे पास समय नहीं था। शहर जाना उतना अच्छा नहीं था जितना गांव में रहना, जहां मुझे अधिक स्वतंत्रता थी। अमृता, हाँ, लेकिन देखो, शहर जाने के बाद हम सब ने मछली पकड़ने में महारत हासिल कर ली है। ये गांव की तुलना में बहुत तेज है। माँ, बड़े भाई, शेखी बघारना बंद करो। तुमने इतनी तेजी से तरक्की कर ली है, लेकिन तुम अभी तक सार्थक से आगे नहीं निकल पाए हो। सार्थक आजकल चुपचाप बैठा है, क्या तुम्हें लगता है कि उसने कुछ नहीं किया? हे मिंगटांग, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अभी आपके लिए शहर जाना उचित नहीं है। शहर के स्कूलों में अभी भर्ती शुरू भी नहीं हुई है। आपने पहले भी जाने से मना कर दिया था, और अब जाने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सार्थक, हाँ, दूसरी बात, मैंने सुना है कि शहर में एक चौथी अकादमी है, क्या आप अमृता को जानते हैं? अमृता, मैं इसे वहन नहीं कर सकती। वाह, तुम फोर्थ अकेडमी जा रही हो। मत जाओ, उस स्कूल में मुश्किल से ही कोई छात्र है, वह बहुत ही जर्जर हालत में है। सार्थक गहरी सोच में डूबा हुआ था। बूढ़े जियांग ने उसे पहले बताया था कि अगर उसे शहर जाना है तो उसे चौथी अकादमी में जाना चाहिए। सार्थक सोच रहा था कि बूढ़े आदमी द्वारा सुझाया गया विद्यालय तो भरोसेमंद ही होगा, तो फिर अमृता ने उसे इतना अविश्वसनीय क्यों बताया?
राउंड खत्म करने के बाद अमृता ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, अगले साल तक इंतजार करते हैं। हमारे स्कूल चलते हैं, वहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उनमें से कई विलक्षण आत्मा वाले प्राणी हैं और 5 प्रमुख पेशे वहाँ असामान्य नहीं हैं। सार्थक, अगर मैं नहीं गया तो मैं चौथी अकादमी में जाकर तुम्हारी तीनों अकादमियों को कुचल दूंगा। अमृता, हे। अमृता के घर खाना खाने के बाद सार्थक ने बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि कस्बे के बाजार में दुर्लभ आत्मा मछली खरीदी जा सकती है। 5 पेशे आम तो थे, लेकिन लोग गांव में आते नहीं थे और मछली पकड़ने की कई अलग अलग तकनीकें थीं। अगले दिन सभी लोग ग्राम प्रधान के घर पर एकत्रित हुए। कुल मिलाकर 38 नौसिखिया मछुआरे, 63 मध्यम स्तर के मछुआरे, 32 उन्नत स्तर के मछुआरे, 8 शीर्ष स्तर के मछुआरे और कोई भी ग्रैंडमास्टर मछुआरा नहीं था। सार्थक के कनिष्ठ समूह में केवल 14 लोग थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे अभी तक मछली पकड़ने के उस्ताद नहीं बने थे और शहर में ही सीख रहे थे। इन 14 लोगों में से केवल जिया वुशुंग ही मध्यवर्ती स्तर के उस्ताद बने थे और वांग बयू भी केवल शुरुआती स्तर पर ही थे। ग्राम प्रधान, सार्थक, जिस युवा समूह का तुम नेतृत्व कर रहे हो, उसका उद्देश्य अन्य गांवों के युवा समूहों से प्रतिस्पर्धा करना है, लेकिन उन्हें कम मत समझना। वे अधिकतर कस्बे से हैं और उनमें से कुछ तो 5 प्रमुख व्यवसायों से भी हो सकते हैं, जैसे कि आत्माओं को एकत्रित करने वाले उस्ताद। सार्थक, ग्राम मुखिया, क्या उन्हें मारना ठीक रहेगा? अगर हम उन सबको मार गिराएंगे तो हम जीत जाएंगे, है ना? गांव के मुखिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, पहले 2 दौर की अनुमति नहीं है। आसमान में नगर प्रमुख का राज चलता है। जब तक आप एक ही वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, तब भी यह एक दोस्ताना लड़ाई होगी। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो इसे तीसरे दौर के लिए बचा कर रखें। चला जाना। पलक झपकते ही 30 से अधिक मछली पकड़ने वाली नावें अचानक कहीं से प्रकट हुईं और तेजी से गायब हो गईं, जिनमें से एक सफेद मछली पकड़ने वाली नाव सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली थी। इस पल तियानशुई गांव में कई लोगों ने ऊपर की ओर देखा। किसी ने बुदबुदाते हुए कहा, उम्मीद है इस बार हमें अच्छी रैंकिंग मिलेगी। हमारे गांव में हर साल स्पिरिट अवेकनिंग लिक्विड बहुत कम मात्रा में आता है। किसी ने आह भरते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं? तियानशिन, तियानयुए और तियानयांग गांव प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं। उन्हें हराना मुश्किल होगा। किसी ने गहरी आवाज में कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस बार इतने ज्यादा लोग नहीं मरेंगे। सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव में 4 लोग थे, वह स्वयं, वांग बयू, शिया वुशुंग और अमृता। बाकी 10 लोग 2 अन्य मछली पकड़ने वाली नावों में थे। जिया वुशुंग, वांग बायू, क्या हथियार तैयार हैं? वांग बायू, चिंता मत करो, ये पहले से ही तैयार है। सार्थक ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे उस डिब्बे में क्या है? वांग बायू मुस्कुराते हुए बोले, कुछ सहायक मछली पकड़ने के हथियार। आखिर दुर्लभ आत्मा मछली को पकड़ना आसान नहीं है। एक बार जब वे पानी से बाहर आ जाती हैं तो उन्हें जोरदार प्रहार करना पड़ता है। सार्थक, अमृता, कार्डिनल के पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं? अमृता, इसकी ट्रैकिंग क्षमता बहुत मजबूत है और इसकी युद्ध क्षमता भी बहुत मजबूत है। एक बार जब ये किसी दुर्लभ स्पिरिट फिश को पकड़ ले तो उसे काबू में करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। सार्थक ने जिया वुशुंग की ओर देखा। शिया वुशुंग, मेरा आत्मा पशु एक मानव चेहरे वाला केकड़ा है जिसमें भ्रम पैदा करने की क्षमता है। सार्थक चौंक गया, क्या इस तरह के केकड़े भी होते हैं? शिया वुशुंग, लड़ाई के मामले में परग्रही प्रजाति किसी काम की नहीं है। सार्थक ने कुछ देर सोचा, क्या आप जानते हैं कि दुर्लभ आत्मा मछली को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अमृता, मुझे पता है। कार्डिनल पक्षी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भोजन खाना पसंद करते हैं और साथ ही मछली का दिमाग भी। वांग बायू, सभी आध्यात्मिक प्राणियों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर चीजें पसंद होती हैं, इसलिए सार्थक, एक आत्मा संग्राहक के रूप में आपकी पहचान बहुत शक्तिशाली सहायता है। प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्रों के केंद्र में लगभग 600 मछली पकड़ने वाली नावें पानी पर तैरती हैं। सार्थक तुरंत चौंक गया और उसने पूछा, इतनी सारी मछली पकड़ने वाली नावें क्यों हैं? हमारे गांव में तो कुल मिलाकर 50 से भी कम मछली पकड़ने वाली नावें हैं, है ना? अमृता, हम क्या कर सकते हैं? उस गांव में तो बहुत सारे मछुआरे हैं। ये शुरू से ही एक निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है। 8 गांवों और 16 मछली पकड़ने वाली नावों का जमावड़ा हुआ। सार्थक तियानशुई गांव में युवा समूह का कप्तान था, इसलिए उसे अन्य कप्तानों से भी मिलना था।
वह वयस्क समूह के कप्तान सार्थक से परिचित नहीं था और केवल इतना जानता था कि उसका नाम किन्हाई था और वह एक उच्च कोटि का मछली पकड़ने वाला उस्ताद था। किन्हाई, क्या तुम अभी भी जीवित हो? तियानयांग गांव के टीम लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। किन्हाई, तुम मर भी जाओ, मैं नहीं मरूंगा। तियानमू गांव का सरदार, बूढ़े किन, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। किन्हाई, बस अंतिम स्थान पर मजबूती से बने रहो। तियानयुए गांव की टीम लीडर, एक महिला ने घमंड से कहा, ये कितना मजेदार है कि जो आखिरी से तीसरे स्थान पर है वह आखिरी स्थान पर रहने वाले का मजाक उड़ा रहा है। तियानमू गांव का सरदार, झांग यू, अपने उस घिनौने चेहरे को बनाना बंद करो। अरे मोटे, तुम तियानशुई गांव की युवा टीम के कप्तान हो। तुम इतने मोटे हो, क्या तुम्हें तैरना भी आता है? सार्थक बड़े चाव से अनुभवी मछुआरों को एक दूसरे का अपमान करते देख रहा था, तभी अचानक उसे खुद का अपमान सुनाई दिया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि फिर से तियानयांग गांव का ही कोई व्यक्ति था। सार्थक हंसते हुए बोला, जब मैं पहली बार लेवल 1 के मछली पकड़ने के मैदान में आया था तो मैंने तियानयांग गांव के 2 मछुआरों को मार गिराया था। अरे, क्या उस समय तुम्हारे तियानयांग गांव के 8 या 9 लोग मारे गए थे? तियानयांग गांव के लड़के ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम तीसरे दौर तक बच जाओगे, फिर मैं खुलेआम और निष्पक्ष रूप से तुम्हारी सारी चर्बी काट दूंगा। तियानहुओ गांव के एक हटे कट्टे युवक ने सार्थक को घूरते हुए कहा, मोटे, मैंने डिंग यू से सुना है कि तुमने उस समय अकेले ही हमारी 3 मछली पकड़ने वाली नावें चुराई थीं। इस बार फिर से उन्हें चुराने की कोशिश करो। सार्थक, कौन सा डिंग यू? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी दयनीय हालत देखकर मुझे क्या चुराना चाहिए? ये तो बहुत ही घमंडी रवैया है। बाद में देखते हैं क्या होता है। तियानशिन गांव में युवा समूह की कप्तान एक लड़की थी। उसने सार्थक को देखकर कहा, सच में बदसूरत है। सार्थक, लड़की, लोगों को उनके रूप रंग से आंकना गलत है। वजन बढ़ने से पहले मैं बहुत सुंदर था, है ना अमृता? अमृता चौंक गई। क्या तुम सुंदर हो? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ, तुम बदसूरत राक्षसों के झुंड से कहीं ज्यादा सुंदर। सार्थक, वांग बायू, जिया वुशुन। कई लोग शर्मिंदा थे। अमृता, तुम्हारी जबान कितनी जहरीली है। तुमने एक ही वाक्य से 7 गांवों को अपमानित कर दिया। अध्याय 123, घृणित बिजली के कड़ा। इस तरह की सभाओं में गाली गलौज और नफरत भड़काने का ही बोलबाला होता है। सार्थक को लगा कि उसके पक्ष ने दूसरे पक्ष के सभी लोगों को नाराज कर दिया है। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वे उसे उकसाने की हिम्मत करते, वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। वांग बायू, तियानशिन गांव की महिला का नाम फोन किंग है। कहा जाता है कि वह मत्स्य पालन में निपुण है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ग्रैंड फिशिंग मास्टर का स्तर भी पार कर लिया है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। उनका प्राण जीव एक हरा सर्प ईल है। तियानयांग गांव के कप्तान का नाम गु लोंग्यू है। वह द्वितीय अकादमी के युद्ध विभाग से है और कहा जाता है कि वह एक युद्ध आत्मा मास्टर है। उनका प्राण जीव एक ड्रैगन हेड फिश है, लेकिन उनकी शक्ति अज्ञात है। सार्थक, क्या आपने अपने शहर में उन सभी को देखा है? शिया वुशुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उनसे मिल चुका हूं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही काफी प्रसिद्ध हैं। उनसे थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध केवल तियानमू गांव की वह दिखने में कमजोर लड़की है। उसका नाम मियाओ मुमू है और वह एक चालाक महिला है। सार्थक ने अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि उनके पास शिकारी और बख्तरबंद टुकड़ियां हो सकती हैं? वांग बायू, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। सार्थक ने पीछे मुड़कर देखा, अगर एक भी हंटर कम है तो हमारे पास सभी 5 वर्ग होंगे, इसलिए मान लेते हैं कि उनमें एक हंटर है। इसी बीच गांवों के लोग वापस लौटते समय इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तियानहुओ गांव के सरदार ने कहा, यह अजीब है। तियानशुई गांव का सरदार न तो वांग बायू है और न ही शियावुशुन, बल्कि यह एक मोटा आदमी है। सावधान रहें, यह मोटा आदमी अजीब है। तियानशिन गांव, अगर हमारा तियानशुई गांव से टकराव होता है तो हमें उस मोटे आदमी से बचना चाहिए। कस्बे की तीनों प्रमुख अकादमियों में से किसी के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह वांग बायू और शिया वुशुन को हराने में सक्षम है। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। यही हाल अन्य गांवों का भी था। सभी लोग कस्बे से वापस आ गए थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए जब उन्होंने पहली बार सार्थक को देखा तो वे सभी बहुत उत्सुक और सतर्क थे। जब समूह लौटा तो 8 मछली पकड़ने वाली नावें हवा में थीं और गांव के मुखिया नावों के अगले हिस्से पर खड़े थे।
उनके सामने एक और व्यक्ति खड़ा था, जिसे बिहाई कस्बे का मेयर बताया जा रहा था, जिसकी पीठ पर पंख थे और वास्तव में वह एक गोताखोर था जो फॉन्जे के बराबर का व्यक्तित्व था। महापौर ने शांत भाव से घोषणा की, प्रतियोगिता कल इसी समय समाप्त हो जाएगी। रैंकिंग प्रत्येक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई दुर्लभ स्पिरिट मछलियों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। अब मैं प्रतियोगिता को आधिकारिक रूप से खुला घोषित करता हूं। पलक झपकते ही कई मछली पकड़ने वाली नावें हवा में तैरने लगीं। सार्थक भी अपनी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार होकर रवाना हो गया और जाने से पहले उसने किन्हाई से पूछा, क्या तुम भी साथ आना चाहते हो? किन्हाई, नहीं, तुम खुद जा सकते हो। ये तुम्हारे मुकाबले हमारे लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। संसाधन प्रतियोगिता के 2 दिनों के दौरान किसी और को प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिससे यह विशाल समुद्री क्षेत्र विशेष रूप से विस्तृत प्रतीत होता था। सार्थक और उसके साथियों ने अपनी 3 मछली पकड़ने वाली नावों को एक यादृच्छिक स्थान पर उतारा। सार्थक ने बाकी 2 नावों से कहा, अगर तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाए तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए यहां आ जाना। किसी के कुछ कहे बिना ही अमृता की भौहें तन गईं और लाल गौरैया प्रकट हो गई। अमृता, रेडबर्ड, दुर्लभ आत्मा मछली का पता लगाने का काम अब तुम्हें सौंपा गया है। इसके बाद उन चारों ने अपनी अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें निकाली और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। सार्थक, अमृता, मछली पकड़ने की गहराई 10 मीटर। शिया वुशुंग, गहराई 30 मीटर। वांग बाईयू, गहराई 50 मीटर। सभी ने सार्थक की ओर आश्चर्य से देखा। अमृता ने पूछा, कितने मीटर? सार्थक मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। उनमें से किसी ने भी चारा नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक गेंद के रूप में संकुचित किया और उसे सीधे मछली पकड़ने के कांटे पर इकट्ठा किया। थोड़ी देर बाद अमृता की मछली पकड़ने वाली छड़ी सबसे पहले हिली। जैसे ही उसने अपनी छड़ी को खींचा, एक ठंडी रोशनी चमकी। अमृता पूरी तरह से तैयार लग रही थी। उसने अपनी बांस की छड़ी को एक झटके में घुमाकर और थपकी मारकर स्वॉर्डफिश को समुद्र में फेंक दिया। अमृता, तलवार मछली, क्या हमें इसे अपने साथ वापस नहीं ले जाना चाहिए? सार्थक, हम जितनी चाहें उतनी साधारण स्वॉर्डफिश रख सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए हमें अपने मछलीघर में केवल दुर्लभ स्पिरिट फिश ही रखनी होगी। अचानक वांग बाईयू के चेहरे का भाव बदल गया, जिससे सभी थोड़े चौंक गए। वांग बाईयू 50 मीटर की गहराई में मछली पकड़ रहे थे, जो वास्तव में बहुत खतरनाक था। उन्हें आखिर क्या मिलेगा? प्राप्त करें। सभी लोगों ने एक विशालकाय झींगा देखा जिसका सिर पानी से बाहर निकला हुआ था और उसके सिर पर नुकीले कांटों की एक पंक्ति थी। नाम विशाल झींगा। स्तर 17। गुणवत्ता औसत। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 120 अंक। उपभोग के प्रभाव लंबे समय तक सेवन से रक्त परिसंचरण और ऊर्जा स्तर में सुधार हो सकता है। संग्रहणीय वस्तु स्पिरिट थॉर्न। अवशोषक। सार्थक, बिगहे झींगा, आम झींगा। वांग बाईयू ने अपने बगल में रखे एक डिब्बे को उठाया, उस पर थप्पड़ मारा और एक हथौड़े के आकार का हथियार प्रकट हुआ। कब उस विशाल झींगे को पानी में पटक दिया गया। सार्थक ने तुरंत कहा, शिया वुशुंग, 50 मीटर की गहराई पर मछली पकड़ो, भ्रम को सक्रिय करो और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दुर्लभ आध्यात्मिक झींगा में बदल दो जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो और जिसका आकार तुम्हारी बाह के अग्रभाग से बड़ा न हो। शिया वुशुंग एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने तुरंत निर्देशानुसार काम करते हुए कहा, पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। सार्थक ने उंगली से इशारा किया और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा सीधे जिया वुशुंग के शरीर में प्रवेश कर गई। आधी अगरबत्ती जलने से पहले ही जिया वुशुंग की आंखों में चमक आ गई। मुझे मिल गया। जैसे ही शिया वुशुंग ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को खींचा, लगभग आधा मीटर लंबा एक घोंघा दिखाई दिया और उसके खोल से अजीब सुखद आवाजें निकलने लगीं। वांग बाईयू ने आश्चर्य से कहा, सोन घोंघा, एक दुर्लभ आध्यात्मिक घोंघा। सार्थक ने भी स्वाभाविक रूप से इसे देखा, डेटा उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। नाम घोंघा। विवरण, यह मछलियों को आकर्षित करने के लिए एक गीत निकालता है। हमला करते समय इसके कवच से दर्जनों घुमावदार ब्लेड निकल आते हैं जो अपने प्रतिद्वंद्वी को काट डालते हैं। स्तर 17। गुणवत्ता दुर्लभ। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 120 अंक। उपभोग के प्रभाव लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा सुंदर और सुरक्षित रहती है। संग्रहणीय वस्तु शंख। अवशोषक। जिया वुशुंग, वांग बाईयू, ढाल। वांग बाईयू ने फिर से बक्से पर प्रहार किया और तुरंत ही जिया वुशुंग के सामने एक विशाल कछुआ ढाल प्रकट हो गई। प्रकाश और छाया की किरणें ढाल से टकराईं, जिससे लगातार खड़खड़ाहट की आवाजें आईं।
जैसे ही आवाज शांत हुई, वांग बयू ने हुक जैसे हथियार को चलाया और उसे सीधे गेलुओं पर चलाया और फिर वापस खींच लिया। अमृता, वाह, ये तो सच में गेलुओ एक प्रकार का चावल का नूडल है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। गेलुओ चावल के नूडल तो शहर में बहुत ही खास है। सार्थक ने उलझन में पूछा, गेलुओ फेन क्या है? शिया वुशुंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ये चेहरे पर लगाने वाला पाउडर है। कस्बे के अमीर परिवारों की लड़कियां हमेशा अपने चेहरे पर लगाने के लिए घोंघे का पाउडर खरीदना पसंद करती हैं। इससे वे तुरंत खूबसूरत दिखने लगती हैं। सार्थक के होंठ फड़कने लगे। यहाँ सौंदर्य प्रसाधन भी थे। तो समूह ने सौंदर्य प्रसाधनों का पूरा सेट ढूंढ निकाला। अमृता बहुत खुश हुई। पास ही में जियांग नान ने आश्चर्य से कहा, इतनी जल्दी उन्होंने अपना पहला दुर्लभ आत्मा प्राणी पकड़ लिया। रूपेश, यह एक घोंघा है। जिया टोंग, मुझे इन चीजों की जानकारी है। ये बहुत कीमती हैं। मैंने सुना है कि घोंघे के पाउडर की एक छोटी बोतल की कीमत दर्जनों मध्यम श्रेणी के मोतियों के बराबर होती है और पैसे होने पर भी इसे खरीदना अक्सर मुश्किल होता है। एक सफेद मछली पकड़ने वाली नाव पर शिया वुशुंग ने सार्थक को अजीब नजरों से देखा। सार्थक, विशाल झींगा पकड़ने के बाद तुमने मुझे 50 मीटर नीचे क्यों भेजा? सार्थक, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि विशाल झींगा, जो चबाने की मजबूत क्षमता वाला जीव है, घोंघे के पीछे आया होगा। संभवतः उसने सफेद मछली के कांटे को इसलिए काट लिया क्योंकि वह घोंघे को पकड़ नहीं पा रही थी। क्या सच में ऐसा है? सार्थक ने विषय बदलते हुए कहा, इसे अनुभव कहते हैं। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। सार्थक, वांग बयू, तुम्हारे इस बक्से का क्या मतलब है? तुम्हें इतनी बड़ी ढाल कहाँ से मिली? वांग बयू ने शांत भाव से कहा, बख्तरबंद सैनिक की अनूठी प्रतिभा स्पेस बॉक्स है, लेकिन इसमें केवल हथियार ही रखे जा सकते हैं, अन्य चीजें अस्वीकार कर दी जाएंगी। सार्थक ने भौहें चढ़ा ली। दिलचस्प बात यह है कि यह एक आत्मनिर्भर स्थान भी है। अचानक अमृता ने सार्थक की मछली पकड़ने वाली छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, सार्थक, मछली फंस रही है। सार्थक ने उस पर एक नजर डाली और लापरवाही से कहा, कोई जल्दी नहीं है। अमृता, वे तो जाल में फंस चुके हैं, आपको इतनी जल्दी क्यों नहीं है? सार्थक, इसकी बनावट किसी दुर्लभ आत्मा मछली जैसी नहीं लग रही है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर और तैरने दिया। सब लोग, सार्थक उनसे अलग है। वॉइड फिशिंग के दूसरे स्तर के साथ आने वाले 3 कौशलों में से एक सर्प तकनीक है, जो समुद्र तल पर मछलियों की प्राकृतिक गति का आध्यात्मिक अनुकरण है। अमृता और बाकी लोग इस बात से अनजान थे कि सार्थक मछली का खेल खेल रहा था। समुद्र तल पर न केवल दुर्लभ आत्मा मछलियां रहती थीं, बल्कि बड़ी संख्या में आम मछलियां भी पाई जाती थीं। सार्थक स्वाभाविक रूप से आम मछलियों को काटने नहीं देता था, इसलिए वह मछली का खेल खेलता रहा। अचानक सार्थक को काटने का एहसास हुआ। वह पहले तो चौंक गया, फिर उसने छड़ी को तेजी से खींचा। वांग बयू, ढाल। वांग बयू अचंभित रह गया। मैंने अभी अपनी दूसरी मछली पकड़ने की यात्रा शुरू भी नहीं की है और मुझसे पहले ही अपनी ढाल का फिर से उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। वांग बयू ने तुरंत सार्थक को रोकने के लिए अपनी ढाल उठाई और अगले ही पल एक तेज स्क्विड हवा में ऊपर उठ गया। वांग बयू, पवित्र बकवास। जिया वुशुंग, अमृता, लेट जाओ। फुफकार। आधे मिनट बाद वांग बयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझसे ढाल मांगने से पहले कुछ कहा भी नहीं। मैंने तुम्हें ढाल दे दी और अब मैंने अपना चेहरा काली स्याही से पोत लिया है। सार्थक ने अजीबोगरीब ढंग से अपना पेट खुजाया। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक तेजतर्रार स्क्विड होगा। वांग बयू ने गंभीर भाव से कहा, लगता है अगली बार मुझे 2 ढालें तैयार करनी होंगी। अमृता, हम इतने तेज हैं कि हमारे पास पहले से ही 2 दुर्लभ आत्मा प्राणी हैं। बाकी 2 जहाजों पर सवार जियांग नान, जिया टोंग और अन्य लोग अवाक रह गए। क्या यह महज संयोग था? घोंघा कब से फंसा हुआ था? 30 सांसें। आधा दिन बीत चुका था और सार्थक ने कुल 4 दुर्लभ आत्मा प्राणियों को पकड़ लिया था। बाकी दोनों नावों ने केवल एक ही प्राणी को पकड़ा था, जिसे सार्थक ने सांप जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके जानबूझकर दूर भगा दिया था। सार्थक मन ही मन उपहास करता रहा, ये सोचकर कि उन्हें पानी में पकड़ना बेहतर होगा। पिछले 6 महीनों में उसने सैकड़ों दुर्लभ जीवों को झींगा खिलाया था और वह दुर्लभ जीवों को पकड़ने के सभी गुर जानता था। अमृता, हमें 1 घंटे से कोई दुर्लभ आत्मा मछली नहीं दिखी। क्या हमें कहीं और जाना चाहिए? सार्थक, ठीक है।
जैसे ही सब लोग अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें समेटने वाले थे, तभी सार्थक ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। 1 मिनट रुको। पानी के अंदर सार्थक की दृष्टि धुंधली थी जब उसने देखा कि एक बिजली के केकड़े ने अमृता की मछली पकड़ने की डोर तोड़ दी। उसने पहले तो इसे महज एक संयोग समझा और उसे खींचने की तैयारी की, लेकिन तभी बिजली का केकड़ा पलट गया और उसने जिया वुशुन की मछली पकड़ने की डोर तोड़ दी। सोल बीस्ट अध्याय 124। एक गुस्सैल व्यक्ति। सार्थक के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने भीड़ से फुसफुसाते हुए कहा, पूरी ताकत लगा दो। वांग बयू और बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने सार्थक के हाथों में बिजली की चमक देखी, जिसने एक साथ इंस्टेंट हुक टेक्निक और 1000 एंटेंगलिंग सिल्क टेक्निक का इस्तेमाल किया। हालांकि लाइटनिंग क्रैब अपनी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन वह पल भर में पकौड़ी की तरह लिपट गया। समुद्र पर वांग बयू और उसके 2 साथियों ने अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन देखा और कसकर बंधा हुआ एक बिजली के आकार का केकड़ा ऊपर की ओर उड़ गया। सार्थक ने बैंगनी रंग की बांस की छड़ी को लहराते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया। बाकी तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि सार्थक को क्या हुआ है। क्या बिजली वाला केकड़ा एक दुर्लभ केकड़ा नहीं होना चाहिए? वह उसे क्यों मारेगा? लेकिन अपनी उलझन के बावजूद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वांग बयू ने कवच के डिब्बे पर एक थप्पड़ मारा और उसमें से एक तलवार और एक चाकू बाहर निकल आए। अमृता ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट करते हुए पलटवार किया। जिया वुशुन ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और सीधे प्रहार किया। चारों माहिर मछुआरों की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए एक जोरदार चटकने की आवाज आए और बिजली के केकड़े का खोल चकनाचूर हो गया, जिससे उसका एक पंजा और 3 पैर टूटकर अलग हो गए। उसी क्षण बिजली का केकड़ा एक प्रेत की तरह गायब हो गया। समूह के भाव एकदम बदल गए। एक आत्मा राक्षस। सार्थक ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या आत्मा जंगली जीवों को मारना वाकई इतना मुश्किल है? 4 लोगों के पूरे बल से किए गए हमलों से तो उन्हें सिर्फ चोटें ही आईं। वे शायद 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे। जिया वुशुन, क्या हम पर नजर रखी जा रही है? वांग बयू, चलिए, वैसे भी ऐसा लगता है कि हमने यहाँ सभी दुर्लभ आत्मा मछलियों को पकड़ लिया है। ... जैसे ही सार्थक और उसके समूह ने दर्जनों मील दूर लाइटनिंग क्रैब पर हमला किया, तभी किसी ने चीख मारी और फिर खून थूक दिया, जिससे पता नहीं चल पाया कि उसे गंभीर चोट लगी है। अगर सार्थक और बाकी लोग यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से इसे तियानयांग गांव की मछली पकड़ने वाली नाव के रूप में पहचान लेते। लियू जुनियू, क्या हुआ? गंभीर रूप से घायल लड़का अभी भी खून की उल्टी कर रहा था। मेरी आत्मा का जानवर लगभग मर ही गया था। तियानयांग गांव के कप्तान गु लोंग्यू का चेहरा बदल गया। क्या वह सचमुच उसे मार सकता था? भले ही कोई आत्मा पोशी दर्जनों मील दूर हो, उसका स्वामी एक ही विचार से उसे वापस बुला सकता है। फिर भी इस प्रतिद्वंद्वी ने लगभग लियू जुनियू की आत्मापोशी को मार ही डाला था, जिसका अर्थ है कि उनकी प्रतिक्रिया की गति अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने लगभग तुरंत ही लियू जुनियू की आत्मापोशी पर हमला कर दिया। किसी ने पूछा, क्या ड्रैगनफिश अभी भी तियानशुई गांव के लिए परेशानी खड़ी करेगी? गु लोंग्यू, अभी नहीं। हम पहले दौर में किसी भी तरह की खुली लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। और चूंकि वे पानी के अंदर भी आत्मा राक्षसों को घायल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उनके पास हमले के बहुत ही खास तरीके हैं। वहां जाना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। ... गु लोंग्यू शायद सार्थक के लिए परेशानी खड़ी करने की योजना नहीं बना रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्थक उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। सार्थक की भौहें तन गईं और लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट प्रकट हो गए। पिछले 6 महीनों से जब सार्थक और जियांग किन पानी के अंदर लड़ रहे थे, लिटिल ब्लैक, लिटिल व्हाइट और श्रिम्प रितियन को लगभग अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। फिर भी वे पहले ही लेवल 13 तक पहुंच चुके थे, औसतन प्रति माह 1 लेवल की वृद्धि के साथ। ये गति तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। इसका मुख्य कारण लिटिल ब्लैक का शक्तिशाली हमला था। इसी क्षण सार्थक ने चुपके से लिटिल ब्लैक को उनके पीछे भेज दिया। धिक्कार है, ये हमारी मछली पकड़ने वाली डोर को काटने की कोशिश कर रहा है। चलो फिर हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। जब सार्थक की तीनों नावें एक जगह इकट्ठा हुईं, तो सभी को एहसास हुआ कि वांग बयू और सार्थक को छोड़कर उन सभी की मछली पकड़ने की डोरियां मछलियों द्वारा कुतर दी गई थी। जिया टोन गुस्से से आग बबूला हो गई। धिक्कार है, वे जरूर आसपास ही होंगे। चेन किंग, उनके दरवाजे पर दस्तक देने जाओ। शियांगनान, यह अच्छा विचार नहीं है। इससे केवल हमारा समय बर्बाद होगा। सबके पास अतिरिक्त हुक और डोरियां होनी चाहिए।
आइए आपातकालीन स्थिति में इनका उपयोग करें। रूपेश, अगर वे दोबारा ऐसा करने की कोशिश करें तो क्या होगा? श्रेया वुशुन, नहीं, उस व्यक्ति का लाइटनिंग ट्रैप सोल बीस्ट पहले से ही मृत्यु के कगार पर है, इसलिए मुझे संदेह है कि वह दोबारा आने की हिम्मत करेगा। सार्थक ने कहा, दरअसल यह असंभव नहीं है। अगर उनकी टीम के पास स्पिरिट गैदर नहीं है तो हमारे लिए दुर्लभ स्पिरिट फिश के लिए उनसे मुकाबला करना आसान होना चाहिए, है ना? सभी ने तुरंत सार्थक की ओर अजीब भावों से देखा, मानो उसकी कही बात बिल्कुल सही हो। उनके पास कोई आत्मा संग्राहक नहीं थे, वरना वे किसी को अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ियों को नष्ट करने के लिए नहीं भेजते। अमृता, मिल गए। हमें उनके निशान मिल गए हैं, जो हमारे पश्चिम में लगभग 30 मील दूर हैं। सार्थक ने ऐसा दिखाया जैसे उसे अभी अभी पता चला हो और तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं, इनसे निपटते हैं। एक पल के बाद सार्थक और उसके आदमी तियानयान गांव से कुछ दर्जन मील दूर रुक गए, जहां वे मछली पकड़ रहे थे। सार्थक, मछली पकड़ते रहो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हमारी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। सार्थक ने अपनी उंगलियों से थपथपाया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और तुरंत ही पानी के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा के 14 गोले प्रकट हो गए। सार्थक चिल्लाया, हर कोई एक गहराई के लिए जिम्मेदार है और अपनी क्षमता के अनुसार वे उथले से गहरे की ओर बढ़ेंगे। ... दूसरी ओर गु लोंग्यू और उसके दोस्त मछली पकड़ रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें हल्की महसूस हुई। जब उन्होंने उन्हें ऊपर खींचा तो हुक गायब थे। गु लोंग्यू, सब लोग अपने अपने डायलॉग पैक कर लो। सभी के आश्चर्य के बीच, मेरा हुक गायब हो गया है। और सबसे बुरी बात यह है कि न केवल हुक गायब हुआ है, बल्कि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी चली गई है। पानी के अंदर काली और सफेद मछलियां आपस में लिपटी हुई हैं, मानो ऊपर से कांटा गिरने का इंतजार कर रही हो। समुद्र पर, धिक्कार है, कोई हमें देख रहा है। खोजो, दूसरी तरफ जरूर आसपास ही होगा। ... श्रेया वुशुन, सार्थक, मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करो, ये पर्याप्त नहीं है। सार्थक, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? श्रेया वुशुन, ये निश्चित रूप से मौजूद है। कोई चीज तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। श्रेया वुशुन की तेज चीख के साथ ही उसके शरीर की सभी मांसपेशियां तन गईं। श्रेया वुशुन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बड़ी चीज पकड़ ली हो, ये चीज बहुत भारी है। सार्थक, या तो कछुआ या केकड़ा, आपको क्या लगता है? श्रेया वुशुन, केकड़ा। बातचीत के दौरान 2 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशालकाय केकड़ा रेंगता हुआ आया। जब उसने समूह को देखा तो वह खाली निगाहों से चारों ओर देखने लगा, मानो कह रहा हो, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ है? श्रेया वुशुन, पवित्र बकवास, ज़ैड केकड़ा। वांग बयेयू के चेहरे के भाव बदल गए। श्रेया वुशुन, सावधान रहो, ये चीज मेरी एक ढाल को बर्बाद कर देगी। ज़ैड केकड़ा एक दुर्लभ उत्परिवर्तित बड़ा नीला केकड़ा है जो बेहतरीन मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्परिवर्तन के बाद इसके पंजे ड्रिल में बदल जाते हैं, जिससे यह इतनी ताकत से छेद कर सकता है कि मछली पकड़ने वाली नावों को भी भेद सकता है। बेशक, हालांकि इनमें आक्रमण करने की जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन ये बहुत अनाड़ी और लापरवाह भी होते हैं और आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें गुस्सैल उपनाम दिया गया है। वांग बयेयू ने बचाव के लिए अपनी ढाल उठाई और क्लांग की आवाज के साथ वह पीछे की ओर उड़ गया। अमृता ने प्रहार करने के लिए अपनी छड़ी उठाई, लेकिन ड्रिल जैसे केकड़े के पंजों ने उसका प्रहार रोक दिया। संतुलन खोकर वह मुंह के बल डेक पर गिर पड़ी। श्रेया वो की आंखों में एक चमक कौंधी। भ्रम। तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते। सार्थक अवाक रह गया। उसका मन कर रहा था कि वह श्रेया वुशुन को लात मारकर समुद्र में फेंक दे ताकि मायावी जादू से उसे गायब कर दे। लेकिन अब यह आदमी उसे घूर रहा था। क्या अपने उन बड़े बड़े पंजों से उसे मारने की कोशिश कर रहा है? सार्थक भी मूर्ख नहीं था। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी खींची और कांटे पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गोला प्रकट हुआ। फिर उसने उस कांटे को भोले भाले लड़के के सिर पर रख दिया। ज़ैड केकड़े ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को घूर कर देखा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था। सार्थक ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को गोल गोल घुमाया और हरा केकड़ा भी गोल गोल घूमने लगा। सार्थक गुनगुना रहा था, गोल घूमो, गोल घूमो, गोल घूमो, एक गोल घूमो, 2 गोल घूमो, जब तक कि तुम्हारे सिर का ऊपरी हिस्सा गोल गोल न हो जाए। निश्चित रूप से ये जिद्दी छात्र गोल गोल घूमता रहा और अंततः उसे चक्कर भी आने लगे। सार्थक ने मछली पकड़ने वाली छड़ी हटा दी, लेकिन वह फिर भी गोल गोल घूम रहा था।
श्रेया वुशुंग अविश्वास से घूर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये करना इतना आसान था? वांग बयियू ने अपनी विशाल ढाल में बने छेद को देखा और अवाक रह गया। सार्थक, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ढाल ढूंढना आसान है? सार्थक, क्या तुम्हें नहीं पता कि वह लापरवाह है? अगर वह लापरवाह है तो क्या तुम भी लापरवाह बनोगे? समझदार लोग बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं। वूश वूश वूश। जब समूह आपस में मजाक कर रहा था तभी दक्षिण के एक लड़के ने बॉलफिश पकड़ ली। हे भगवान, इसे जल्दी से फेंक दो। लेट जाओ। नुकीली गोलियों की बौछार से दक्षिण की ओर जा रही नाव पर सवार कम से कम 4 लोग घायल हो गए। बॉलफिश पकड़ने वाले छात्र ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बचाया, फिर भी वह गोलियों से छलनी हो गया। सौभाग्य से वह शरीर के मुख्य हिस्सों को बचाने में कामयाब रहा। व्यक्ति मरा नहीं था, इसलिए बचाव की उम्मीद थी। सार्थक ने नाव को मोड़ते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश दिया और चिड़चिड़े सहपाठी की ओर देखते हुए कहा, अब से वह आराम करता है, बाकी सब लोग जारी रखें। सार्थक जाने ही वाला था कि अचानक उसने ऊपर देखा। अरे, ऊपर बैठे तुम लोग, क्या नीचे आना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है? तुम लोग हमेशा ऐसे ही उड़ते रहते हो। शियांगनान, तियानयांग गांव से। मुझे इस बॉलफिश में कुछ गड़बड़ लग रही थी। भले ही शियाओ बेई की ताकत संदिग्ध हो, लेकिन उसे बॉलफिश को पहचानने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। यह जरूर उन्हीं का काम है। कुछ ही दर्जन मीटर की दूरी पर 7 मछली पकड़ने वाली नावें आकर रुकी। गु लोंग्यू, मोटे, बुरा नहीं है, तुमने सच में पता लगा लिया। लेकिन अब जब तुमने हमारी मछली पकड़ने वाली छड़ें खराब कर दी हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी शांति से मछली पकड़ पाओगे? अध्याय 125 सार्थक कुतिया। तियानशुई गांव की तरफ तीनों मछली पकड़ने वाली नावें पहुंच गईं। आखिरकार तियानयान गांव में 7 मछली पकड़ने वाली नावें थीं और लोगों की संख्या तियानशुई गांव की तुलना में दोगुनी थी, जिससे उन पर भारी दबाव पड़ गया था। गु लोंग्यू, मोटे, तुम्हें पता है कि अगर किसी प्रतियोगिता में दोनों पक्षों के बीच विवाद छिड़ जाए तो उसे लड़ाई के जरिए सुलझाया जा सकता है ना? सार्थक, माफ कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? रेफरी कहाँ है? यहाँ किसी ने बिना उकसावे के लड़ाई शुरू कर दी है, आइए और उसे दंडित कीजिए। सबने सार्थक की ओर देखा। क्या ये वाकई एक अच्छा विचार था? अंत तक इससे इनकार करना कुछ दयनीय सा लग रहा था। गु लोंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा, मोटे, तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि तुमने हमारी मछली पकड़ने वाली डोर काट दी थी? सार्थक, माफ कीजिए, लेकिन आपकी किस आंख ने हमें आपकी मछली पकड़ने वाली डोर काटते हुए देखा? नौजवान, बकवास मत करो। सबूत कहाँ है? गु लोंग्यू सचमुच सार्थक का सिर लाठी से फोड़ देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। किसी ने तो अब तक इस जगह को देख लिया होगा, इसलिए वह उसे मार नहीं सका। वह बहुत गुस्से में था। गु लोंग्यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। मुझे भी ये जगह पसंद आ गई है। आप सभी मछली पकड़ना चाहते हैं, है ना? तो पकड़िए और पकड़िए। सब लोग यहीं रुकिए और मछली पकड़िए। सार्थक हंसते हुए बोला, तो चलो मछली पकड़ते हैं। चलो एक दूसरे को थका देते हैं, चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। अमृता ने सार्थक को खींचते हुए कहा, क्या तुम सच में नहीं जा रहे? इतने सारे लोग तो कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। सार्थक, हमारे पास असीम आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? सब लोग यहीं रहो और मछली पकड़ो। दूर आकाश में तियानयांग गांव के मुखिया ने तियानशुई गांव के मुखिया से कहा, बूढ़े जाओ, क्या आपके गांव की युवा टीम का कप्तान सचमुच इतना सख्त है? ग्राम प्रधान, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तियानयांग गांव के लोग काफी मजबूत हैं, मुझे डर है कि उन्हें इसका पछतावा होगा। अफसोस, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उन्हें अफसोस कैसे हो सकता है जब उनके पास दुश्मन की तुलना में दोगुनी ताकत है। ... समूह ने मछली पकड़ना जारी रखा। सार्थक की मछली पकड़ने वाली छड़ी लगातार हिलती रही और मछली पकड़ने वाली डोर लहराती रही। वह फिर से मछली के साथ खेल रहा था। सार्थक, अमृता, तुम्हारा कार्डिनल पक्षी कहाँ है? मेरा छोटा सफेद पक्षी उसके साथ खेलना चाहता है। अमृता अवाक रह गई। सार्थक, क्या तुम्हारे ये आध्यात्मिक जीव सिर्फ खेलने के लिए हैं? सार्थक, हाँ, यह अक्सर समुद्र में धूप सेंकने की मेरी यात्राओं में मेरे साथ होता है। जल्दी करो और कार्डिनल को बाहर लाओ। अमृता अचंभित थी। मेरा प्रिय कार्डिनल अब मेरा खेल का साथी बन गया था।
सार्थक खुशी से गाने लगा, मानो बेतरतीब ढंग से एक गीत बना रहा हो। अरे बच्चे, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुझ पर थूक दूंगा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे आध्यात्मिक ऊर्जा को चारे के रूप में इस्तेमाल करने से मूर्ख बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जब सबने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसे गाते हुए देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। अगर वह गा ही रहा था तो मछली के नजरिए से क्यों गा रहा था? अमृता, वाह, क्या यह मछुआरों का गीत है? मेरे पिताजी ने कहा था कि मछुआरों के गीत गाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सार्थक, इसे रैप कहते हैं। अमृता, सार्थक ने अचानक पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे अरे अरे। अमृता, तुम्हारी लाल चिड़ियों ने एक दुर्लभ आत्मा मछली को काट लिया है। अगले ही क्षण छोटी लाल चिड़िया को अपने आकार से कई गुना बड़ी मोटी मछली को नाव पर खींचते हुए देखा गया। सब लोग, श्रेया वुशुंग और बाकी लोग अचंभित रह गए। क्या ये सच में काम करता है? गु लोंग्यू ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है, क्या वे सचमुच इतने भाग्यशाली हैं? एक आत्मा पशु एक दुर्लभ आत्मा मछली को पकड़ लेता है। अगर वे एक भी पकड़ सकते तो हर कोई अब तक एक आत्मा पशु भेज चुका होता। मछली पकड़ने की क्या जरूरत है? अमृता बेहद खुश थी। वाह, कार्डिनल कमाल का है। सार्थक, मेरी छोटी सफेद बिल्ली मेरे लिए सौभाग्य लाती है। अमृता, बकवास, स्पष्ट रूप से कार्डिनल ही ज्यादा ताकतवर है। सार्थक, मैं लिटिल व्हाइट भाग्यशाली हूं। अगर आपको यकीन नहीं है तो रेड स्पैरो को लिटिल व्हाइट के साथ फिर से खेलने जाने दीजिए। गु लोंग्यू ने ताना मारते हुए कहा, हे मोटे, क्या तुम्हें लगता है कि समुद्र देवता तुम्हें अपने आप दुर्लभ आत्मा मछली खिला देंगे? क्या तुम पागल हो? सार्थक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रैप करना जारी रखा, मैं तुम्हें एक मछुआरे के रूप में अच्छी तरह से पहचान सकता हूं। खासकर तियानयांग गांव के उस बेवकूफ को। उसके पास तो कांटा भी नहीं है और फिर भी वह मुझे पकड़ना चाहता है। सार्थक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। गु लोंग्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अचानक मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई तो पाया कि हुक वास्तव में गायब था और केवल आधी लाइन ही बची थी। गु लोंग्यू, मोटे, अब तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा मछली पकड़ने वाला कांटा गायब हो गया है? सार्थक, अरे तुम तो बड़े मजाकिया हो। तुम्हारी मछली पकड़ने वाली डोर तो बिल्कुल ढीली है। क्या तुम अंधे हो? गु लोंग्यू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मछली पकड़ने वाली डोरी की आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ चली गई? जब डोरी हिलती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे हाथ में स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन अब मेरी डोरी पर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है। गु लोंग्यू की आंखें लाल हो गई थीं। उसने सार्थक की ओर देखते हुए कहा, ये तुमने किया? सार्थक, एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाओ मत। मैं रेफरी को बता दूंगा। मुझे फंसाओगे? खुद को कप्तान कहते हो? क्या तुमने उस लोहे के सिर वाली मछली के साथ अपना दिमाग खा लिया है? सार्थक ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे अरे अरे। अमृता, तुम्हारे चिड़िया ने एक और मछली पकड़ ली है। जैसे ही उसने बात की, लाल चिड़िया फिर से ऊपर तैरने लगी। उसकी चोंच में एक तारा मछली थी। तारा मछली पानी से बाहर आने पर नीली थी, लेकिन बाहर आते ही उसका रंग हल्का सुनहरा हो गया और फिर नाव पर फेंके जाने पर वह लकड़ी के रंग की हो गई। अमृता, ये एक गिरगिट तारा मछली है। अमृता ने तुरंत उस नन्ही लाल चिड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश लाल चिड़िया, जाओ एक और पकड़ो। सार्थक ने आंखें घुमाई, और पकड़ने जाओ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाल कार्डिनल्स के लिए इतनी सारी दुर्लभ स्पिरिट फिश तुम्हारा इंतजार कर रही हैं? तियानयांग गांव के लोग भले ही मूर्ख हों, लेकिन इस समय तक वे समझ चुके होंगे कि कुछ गड़बड़ है। ये स्पष्ट था कि उनके पास दुर्लभ जीवों को पकड़ने की कोई सरल तकनीक थी। गु लोंग्यू के चेहरे के भाव कई बार बदले। फिर उसने सभी से कहा, अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ें एक तरफ रख दें और चलिए दूसरी जगह चलते हैं। सार्थक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग अपनी अपनी लाइनें याद कर लो और मेरे पीछे आओ। गु लोंग्यू हकलाते हुए बोला, जब हम जगह बदलते हैं तो आपका हमारे पीछे आने का क्या मतलब है? सार्थक ने अपना पेट सहलाते हुए एक नादान और प्यारे से अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रहकर बहुत भाग्यशाली हूं। अमृता, तुम क्या सोचती हो? अमृता, ऐसा लगता है, शायद थोड़ा बहुत। आधे घंटे बाद गु लोंग्यू ने गुस्से में सार्थक पर चिल्लाते हुए कहा, मोटे, अगर तुम तीसरे मुकाबले में पिटकर मरना नहीं चाहते तो तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। सार्थक, फॉलो करते रहो। गु लोंग्यू, देखते हैं तुम कितनी देर तक उड़ सकते हो।
1 घंटे बाद तियानयान गांव के किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई। जब गु लोंग्यू ने देखा कि तियानशुई गांव के सभी लोग पीले पड़ गए हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सभी से कहा, चलो इन्हें बदल देते हैं और थोड़ी देर और रुकते हैं, ये मरने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही गु लोंग्यू ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि सार्थक ने अपनी उंगली से इशारा किया और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा बगल के कमरे में स्थित जियांगनान के शरीर में प्रवाहित हो गई। छी! एक स्पिरिट गैदरिंग मास्टर। गु लोंग्यू को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में लाखों लोहे के सिर वाली मछलियां दौड़ रही हों। आखिर यह मोटा आदमी कौन था? ये स्पिरिट गैदरिंग मास्टर कैसे हो सकता है? क्या कोई स्पिरिट गैदरिंग मास्टर किसी गांव से आ सकता है? गु लोंग्यू ने हाथ हिलाया और सभी लोग नीचे उतर गए। सार्थक और बाकी लोग भी उतर गए और जिया वुशुंग जोर से हंसते हुए बोली, अरे तियानयान गांव के तुम लोग अब उड़ना क्यों नहीं शुरू कर देते? गु लोंग्यू ने आकाश की ओर देखा। समय कम होता जा रहा था और वे सार्थक के साथ और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। उन्हें जल्दी करनी होगी और मछली पकड़ना शुरू करना होगा। गु लोंग्यू, सभी लोग जहां हैं वहीं रहें, अपनी जगह पर ही मछली पकड़ें, अपने अंतर्मन के जानवरों को मुक्त करें और मछली पकड़ने के कांटों की रक्षा करें। एक पल के बाद, बॉस, मेरा मछली पकड़ने वाला कांटा खो गया है। गु लोंग्यू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी आत्मा के जानवर का इस्तेमाल करके चीजों पर नजर रखो? उस व्यक्ति ने अपमानित महसूस करते हुए कहा, मैंने जांच की, वह अभी भी गायब है। बॉस, मेरा भी चला गया है। भाई गु, मेरा भी चला गया है। गु लोंग्यू ने तुरंत अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाए और खाली पड़ी मछली पकड़ने वाली डोरी देखी। वह तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर सार्थक से लड़ने के लिए बेताब हो गया। सार्थक ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, धिक्कार है, हमें फंसाने की कोशिश मत करो। हम तो बस अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अगर तुमने कुछ करने की हिम्मत की तो तुम सबसे आखिर में रहोगे। जब वह बोल रहा था तभी जियांगनान ने अचानक पानी से एक मोती वाली मछली निकाली और हंसते हुए कहा, तियानयान गांव के बाद हमारी किस्मत वाकई अच्छी है। शिया वुशुन के मायाजाल ने एक और मछली पकड़ ली। देखते ही देखते एक फुर्तीला स्क्विड ऊपर आ गया। स्याही से लथपथ होने के बावजूद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, मेरी किस्मत वाकई सुधर गई है। गु लोंग्यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरा पीछा मत करो, वरना इस मैच में रैंकिंग न मिलने पर भी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सार्थक ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की ओर देखा। काफी देर हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। लिटिल ब्लैक, जाओ और उनके मछलीघर में मौजूद सभी दुर्लभ जीवों को खा जाओ। एक पल के बाद सार्थक ने अचानक कहा, तुम लोग जाओ, हमें मछली पकड़ने वापस जाना है। लगता है तुम्हारी सारी किस्मत खत्म हो गई है। गु लोंग्यू, क्या आप साथ नहीं आ रहे हैं? सार्थक, मैं किसी मूर्ख से बात नहीं करना चाहता। गु लोंग्यू और बाकी लोग वहां से चले गए और बहुत जल्दी चले गए। जियांगनान, सार्थक, क्या तुम साथ नहीं आ रहे हो? शिया वुशुन, चलो इनके साथ ही रहें। ये हमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अमृता, हाँ, उनके आसपास होने से मेरा कार्डिनल वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सभी लोग अमृता को अवाक होकर देखते रहे। अरे लड़की, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे रेडफिन मछली के बागान में कोई मछली आई या नहीं?